नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में। जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब के बारे में नोटिफिकेशन किससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ था हमारा एक वीडियो के अंदर, जिसमें हमने बात करी थी कि बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपके 4 पोस्ट पर जॉब निकले हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगी। बट इससे रिलेटेड जो सारा नोटिफिकेशन था वो हम पहले ही चर्चा के विषय में ला चुके हैं। इस विषय में हमने बहुत सारे डिस्कशन किए थे इस जॉब से रिलेटेड कि ये जॉब को कौन कौन ले सकता है, किस किस को ये जॉब मिल सकती है। हालांकि ये जॉब जो रहेगी वो बिहार के अंदर रहेगी आपकी। हालांकि इसके लिए कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो बिहार का रहने वाला हो या फिर बाहर, बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य से, जैसे कि आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और और गुजरात और भी जैसे जो राज्य हैं भारत के अंदर, उनमें से अगर कोई कैंडिडेट चाहता है इस जॉब के लिए अप्लाई करना तो वो अवश्य अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसको अनरिजर्व कैटेगरी में लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर किसी भी पोस्ट पर जॉब निकलती है, हालांकि वो सरकारी जॉब है अगर, तो इसमें बाहर वाले कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी से लेकर, मतलब उसको कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। भले ही वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहा हो, बट उसको अनरिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट मानकर ही जॉब के लिए फॉर्म भरवाया जाता है और फाइनली उसको जॉब उस डिपार्टमेंट के अंदर उस पोस्ट के ऊपर दी जाती है। आपको मैंने बताया था नोटिफिकेशन के अंदर 4 पोस्ट रहेंगे। एक आपका असिस्टेंट ऑफिसर रहेगा, एक आपका कानून गो रहेगा जो कि आपका लेखपाल जो होता है उसके सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा काम वो संभालते हैं। और साथ साथ में हमारा जो 2 और पोस्ट थे, जैसे कि आपका अमीन और एक हमारा क्लर्क। अमीन और क्लर्क, ये 4 पोस्ट थे। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो 8,000 के लगभग जो है वो अमीन पोस्ट पर वैकेंसी थे। फिर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्लर्क की रहेगी, उसके बाद हमारा असिस्टेंट ऑफिसर और हमारा जो नेक्स्ट कानून गो, इसके ऊपर रहेगी। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसे ये नहीं बोला गया है किसी कैंडिडेट के लिए कि वो सिर्फ एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। चाहे तो वो सारे के सारे 4 पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। चारों की फीस अलग रहेगी, अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। एक ही फॉर्म के अंदर सारे पोस्ट को फिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट चाह रहा है कि उसको इस फॉर्म को भरना है इस जॉब के लिए, तो उसको क्या करना होगा, उसको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब ये है कि जैसे सपोज मानिए आपने एक अमीन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले आपको उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना है, अलग से फॉर्म फिलअप करना है, सारा कुछ अलग प्रोसेस करना है। सेम अगर वही कैंडिडेट चाह रहा है कि मैं क्लर्क की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दूँ, तो उसके लिए वो अलग फॉर्म भरेगा। सेम नंबर, मोबाइल नंबर से भरा जा सकता है, सिर्फ अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि नोटिफिकेशन की बात रही तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन। पूरा 14 पेज का नोटिफिकेशन था। हमने इसको सारा डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। आपको बता दूं इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। मतलब कि इसमें कंप्यूटर पर आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम में आपके जितने मार्क्स आते हैं, जैसा आपका पेपर वो होता है, आप पेपर देकर आएंगे, तो उसके हिसाब से आपको ये जॉब मिलेगी। उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस रहेगा और फाइनली ये जॉब आपको जो है यहाँ से मिलेगी। साथ ही एज लिमिट की बात भी आपको बताई गई थी कि भाई 18 एज कम से कम होनी चाहिए और बाकी ग्रेजुएशन कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो कि एक क्लर्क की पोस्ट के लिए। अगर आप अमीन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डिप्लोमा मांगा गया है। आप देख सकते हैं उसके अंदर डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें पास्ड। साथ ही बाकी 2 और जो पोस्ट थे हमारे, जैसे कि असिस्टेंट ऑफिसर और वैसे जो दूसरे पोस्ट थे, उनके लिए यहाँ पे 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये एक आपको बता दूं, अगर आप सबसे कम एलिजिबिलिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आपका क्लर्क का पोस्ट रहेगा, फिर आपका अमीन का रहेगा और उसके बाद उसके ऊपर हमारे दूसरे वाले पोस्ट रहेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। देखिए ये तो पूरा नोटिफिकेशन है, वीडियो में डिस्कस हो चुका था। हालांकि इस वीडियो में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जो है ये हमारे पास अलग से सिलेबस है। ये नोटिफिकेशन में भी आपको सिलेबस मिलेगा और साथ में ये अलग से लिंक भी है, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से सिलेबस को देखकर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और फाइनली इस जॉब को ले सके। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ। देखेंगे आप, अगर यहाँ पे कुछ लिखा है एनेक्सर 1 और इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एनेक्सर 2। मतलब कि ये है कि हर पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है, एक सिलेबस नहीं है। ये बात तो आपको क्लियर हो रही है यहाँ से।
आप अगर एनेक्सर 1 की बात करो तो ये एनेक्सर 1 जो है हमारा ऑफिसर की पोस्ट के लिए रहेगा। सेम इसी तरीके से मैं बात करूंगा अगर दूसरा, अगर आप जैसे मान लीजिए क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम जैसे एनेक्सर 4 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिपिक पद, जैसे कि क्लर्क के पद की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस रहेगा, ये क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो आपको अपना पहले पूरा सिलेबस देखना है, सब कुछ देखना है, उसके बाद ही उस पोस्ट पे अप्लाई करना है। तो ये तो हमने बात कर ली कहाँ से अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे कि डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो लैंड, जितने भी लैंड है उनका रिकॉर्ड्स और सर्वे किया जाता है, उसकी एक वेबसाइट है, उस पर आपको इसके लिए फॉर्म भरना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा उसके लिए सारा कुछ, कि इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड और सारा कुछ आपको यहाँ पर भी, इधर राइट साइड में आपको यहाँ पर भी वो चीज़ देखने को मिलेगी, इसी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस। जैसे कि आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप, कानून को लिखा है, आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखिए। इसी तरीके से और भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से अप्लाई करना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए ये इस पे आना है आपको, जो आपकी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट रहेगी, इस पर आपको आना होगा। इस पे यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और फॉर्म भरना है। अब कुछ पहले फॉर्म भरने से पहले आपको जानकारियाँ बता देता हूँ। पहला तो ये रहेगा कि 12 मई तक फॉर्म भरा जा सकता है, 12 मई लास्ट डेट रहेगा, उसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। साथ ही प्रिंट भी उसी दिन तक लिया जा सकता है, उसके बाद फॉर्म का प्रिंट नहीं लिया जाएगा, 12 मई आखिरी रहेगा। भाई 13 मई से फॉर्म भरना चालू हुआ है, इस बात को समझिए। 13 मई से, सॉरी 13 अप्रैल से फॉर्म भरना चालू हुआ है। तो 2 to 4 डेज जो है यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाऊँ, यहाँ क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट। समझ रहे हैं इस बात को, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेगा ये। अब कितना रहेगा वो सब बाद में डिसाइड होगा, अभी आपको सिर्फ अपना पैटर्न समझना है और जॉब लेनी है। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको पहले पोस्ट सिलेक्ट करनी होती है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट को चुन रहा हूँ। साथ ही आप जिस भी पोस्ट को चाहें यहाँ से चुनेंगे। डू यू फुलफिल द मिनिमम, आप पूरी करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो, तो यस करना है, क्योंकि नो करेंगे तो आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि क्षमता होनी चाहिए वो वाली पढ़ाई की, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फर्स्ट नेम आपको यहाँ डाल देना है अपना, फिर फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है आपको यहाँ पे। मिडल नेम हो तो डालना होगा, जैसे कि आपका सरनेम होता है, नाम और सरनेम के बीच में भी कोई मिडल नेम होता है तो वो यहाँ डाला जाता है। यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने यहाँ डाला है, जो भी आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर। फिर उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होता है, मतलब आप चाहें तो कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी दिया जा सकता है आपके द्वारा, जिससे कि अगर ये मोबाइल नंबर बंद होगा तो दूसरे मोबाइल नंबर पर आपसे संपर्क करा जा सके इस एग्ज़ाम की कोई भी बात हो तो। ईमेल आईडी आपको यहाँ देना होगा, दोनों वैलिड देना है। अपना देंगे, अपना दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना देने से ये अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देने से ये रहता है कि आपके पास ही नोटिफिकेशन आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। सेम ईमेल आईडी को अब आप यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाला जाता है। सिक्योरिटी कोड क्या होता है आपको दिखाता हूँ, ये जो लिखा है यहाँ पे ये वाला, ये सेम आपको यहाँ पे डालना होता है। अब मैं यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। अब देखिए योर एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन सेव हो चुका है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। आपको क्या करना है, इस रजिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं लिख के रखना है। क्यों लिख के रखना होगा, क्योंकि इसी को आप दोबारा डाल के अपने फॉर्म पर लॉग इन कर पाएंगे। देखिए ये हमारे को मिला है, एप्लीकेशन नंबर बोल लीजिए, रजिस्ट्रेशन आईडी बोल दीजिए, वो ये है।
और पासवर्ड ये रहेगा। आप चाहें इस पासवर्ड को आगे चेंज भी कर सकते हैं, अगर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा हमें तो हम ज़रूर चेंज करेंगे। अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों डालना है। देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड हमें मिला था, आपको पता होगा, वही पासवर्ड यहाँ डालना है, आपको दिखाया गया था वही वाला। मतलब आपको जो मिलेगा, आपको वो जो आपके पास आएगा स्क्रीन में, वही पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सिक्योरिटी पिन डालना होता है, सिक्योरिटी कोड भी जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए, अब आप चाहें तो इस पासवर्ड को बदला जा सकता है। आपको पहले वो पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड अभी अभी आपने डाला था। और अब आपके द्वारा एक नया पासवर्ड भी यहाँ से सेट किया जा सकता है, मतलब कि आप चाहें तो नया पासवर्ड भी आपके द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जा सकता है, मतलब कि डाला जा सकता है। न्यू पासवर्ड शुड हैव, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, नया पासवर्ड बनाना जो है आपको, उसमें कुछ जानकारियां रखनी है। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि आपको उसमें 8 नंबर्स को, करेक्टर को कम से कम रखना है, उससे ज़्यादा लगा सकते हैं बट कम से कम 8 करेक्टर को आपको उसके अंदर रखना है। अब देखिए हमारा जो नया पासवर्ड था वो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली नया पासवर्ड बन चुका है। अब हम उसी पासवर्ड को डाल के यहाँ पे लॉगिन करने वाले हैं, मतलब कि हम अपने फॉर्म को भरने वाले हैं। देखिए अब हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लर्क। जब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, आपको दोबारा बता देता हूँ, 10,101 पोस्ट रहेंगे टोटल। सारे अगर मिलाएं हम चारों पोस्ट के, तो 10,101 पोस्ट है टोटल जिसपे आपको अप्लाई करना है। चाहे तो आप सारे पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, चारों पोस्ट पर, चाहे तो किसी एक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको एलिजिबिलिटी हो रही है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जिसके लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है, किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी कि बैचलर पास होना चाहिए। अब देखिए ये सारा डिटेल्स आ चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। अब सिलेक्ट मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, यहाँ पे ग्रेजुएशन ही आने वाला है, जैसा कि आपको बताया अभी भी मैंने। और आपसे पूछा गया आप बिहार के निवासी हैं या नहीं,
तो अब मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी आएगी, बाकी सब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन पे टिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ अनरिजर्व पे आ रहा है। अब आपको बताना है कि आप डिसेबल्ड कैंडिडेट में आते हैं नहीं आते, उसके लिए भी अलग जो बेनिफिट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म फीस में और बाकी सब में, उसका भी आपको वो सब लाभ मिल जाएगा यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो, नहीं तो यहाँ पे नो भी कर सकता है कैंडिडेट। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी तो अब आएगा नहीं क्योंकि आपने नो कर दिया। अब आपके पास आधार कार्ड है या नहीं वो आपको बताना है। अब जैसे मैं यहाँ नो करता हूँ कि मेरे पास जो है आधार कार्ड नहीं है, फिर जेंडर आप बता देंगे यहाँ पे मेल फीमेल। तो एक बात याद रखिएगा, जो मेल फीमेल के अलावा दूसरे कैंडिडेट्स हैं अलग अलग जेंडरों के, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा मैं यहाँ पे। आपको बताया भी था मैंने कि भाई 18 साल कम से कम मांगी गई है यहाँ पे। अब मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड, डिवोर्स्ड, डाइवोर्स्ड और बाकी सारे जो सिचुएशंस है वो आपको बताने हैं यहाँ पे। मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन कोई है अगर तो बताना है, नहीं तो यहाँ नो लिखना होगा। खाली नहीं छोड़ना है, नो लिख देना है। फादर नेम बता देना है यहाँ पे। मदर नेम, स्पूस नेम नहीं आएगा क्योंकि अनमेरिड हमने वहाँ पे डाला है। स्पूस मतलब हो जाता है जीवन साथी। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ डाल दिया ये एड्रेस। अब एक और चीज़ याद रखनी है आपको, यहाँ पर ब्लॉक डालना है आपको। जैसे मैंने ब्लॉक डाल दिया है। अब आप यहाँ पे टिक कर देंगे कि अगर आपके दोनों एड्रेस सेम रहेंगे, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब फ़र्क क्या होता है दोनों एड्रेस में? फ़र्क ये होता है कि परमानेंट एड्रेस तो फिक्स एड्रेस हो जाता है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऐसा हो जाता है कि आज वो एड्रेस है आपका, कल वो कोई और हो सकता है, तो इस वजह से। अब यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है जैसे कि स्पेशल करेक्टर यहाँ पे अलाउड नहीं है। चलिए, इसको एड्रेस को दोबारा करेक्ट कर लेते हैं एक बार। अब देखिए वैलिडेट योर डिटेल्स को एक बार दोबारा देख रहे हैं यहाँ पे। प्लीज इंश्योर यू हैव ऑलरेडी फिल्ड इन द डिटेल्स अंडर बेसिक डिटेल्स इन द ऑनलाइन फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लीज देख लीजिए एक बार कि आपने जो है।
अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या डालूंगा मैं, जैसे क्वालिफिकेशन में मेरे से बोला गया 10वीं क्लास का डिटेल्स डालना है कि कौन से स्कूल से मैंने 10वीं किया। साथ ही यहाँ पे बोला गया बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, जैसे कि 10वीं करा सीबीएसई बोर्ड से करा, बिहार बोर्ड से करा। जैसे कि आपको पता है स्टेट वाइज भी बोर्ड होते हैं हमारे, और एक सेंट्रल बोर्ड भी होता है, और एक आईसीएसई हम जानते हैं जो कि एक इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड अलग है। तो इस तरीके से आपको डालना है यहाँ पे। अब बता देना है भाई वो गवर्नमेंट था स्कूल या फिर प्राइवेट था, वो यहाँ बताना है। साथ ही स्टेट बताना है कि कौन सा स्टेट था जिससे कहा पास करा आपने 10वीं। साथ ही वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का आपको बता देना है। पासिंग ईयर अब यहाँ से बताया जाएगा कि कौन से ईयर में आपने जो है अपना 10वीं क्लास पास किया। आपके जो 10वीं के मार्क्स आए परसेंटेज में आए या फिर सीजीपीए यानी कि ग्रेड सिस्टम में आए वो बताना है। आपने जो 10वीं के पेपर दिए अपने एक्स्ट्रा जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको हटाने के बाद जितने सब्जेक्ट बचते हैं उनके टोटल जितने मार्क्स का पेपर हुआ था उसमें से कितने मार्क्स आए। सेम अब यहाँ पे हम 12वीं क्लास के लिए भी बताएंगे यहाँ पे। ये भी सीबीएसई से किया मैंने, तो मैंने सीबीएसई डाला है। ऐसा नहीं है कि आपको सीबीएसई ही डालना है, जिस भी बोर्ड से किया हो वो डाला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से ईयर डाल दी जाएगी कौन से ईयर में 12वीं करी गई, मार्क्स एग्रीगेट में आए या सीजीपीए में आए, टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें से कितने मार्क्स प्राप्त हुए। सेम ग्रेजुएशन का आपको बताना है, क्या बताना है, ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से करी गई या स्कूल से करी गई उसका नाम डाल देना है। फिर उस जिस कॉलेज से करी गई उसके यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। बता देना है वो प्राइवेट था गवर्नमेंट था, कौन से स्टेट में था वो जहाँ से किया गया ग्रेजुएशन। अब ईयर बताना है मुझे कौन से ईयर में किया। देखिए ईयर देखेंगे तो 22 का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीटेड मांगा गया है, तो 23 में तो अभी अपियरिंग ही होगा वो कैंडिडेट अगर 23 वाला होगा, तो इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन वो आपकी मर्जी होगी, अगर एक्स्ट्रा करी है तो डाली जाएगी, नहीं तो वो छोड़ी जाएगी यहाँ पे। एंटर द वर्ड, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये जो आ रहा है ये आपको सेम यहाँ पे डालना है। 3 स्मॉल में GVXV, सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्या लिखा है, ओनली करेक्टर अलाउड। स्कूल कॉलेज के नाम में सिर्फ बोला जा रहा है भाई करेक्टर अलाउड है, तो हमने करेक्टर ही तो डाला है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये भी करेक्टर है, हाँ ये भी करेक्टर है, तो फिर इसमें अब देखिए आप वेरीफाइड हुआ है कि अब भाई आप सारा कुछ करेक्ट डाला गया है। अब हमें क्या बोला जा रहा है, अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है एक फोटोग्राफ अपलोड करिए। साथ ही यहाँ पे बोला गया है सिग्नेचर अपलोड करिए। फिर
10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं। अब देखेंगे तो यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट 10वीं का और 10वीं का ही मार्कशीट। आपको पता होगा मार्कशीट अलग होता है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। सेम इसी तरीके से बोला गया है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट। रेसिडेंट सर्टिफिकेट क्या होता है? आपका एड्रेस प्रूफ का सर्टिफिकेट होता है। तो हम वन बाय वन करके यहाँ पे डाल देते हैं। साइज लिखा हुआ है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हमें यहाँ पे PDF बोला गया है। चाहे वो मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो रेजिडेंस का हो। साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हमारे सर्टिफिकेट का साइज रखा है सबका फिक्स्ड है कि 500 KB से लेके 2 MB के बीच में हो सकता है। लेकिन जो हमारे सिग्नेचर और फोटोग्राफ का साइज होगा, सिग्नेचर का 10 से 20 KB रहेगा और फोटोग्राफ का 20 से 50 KB रहेगा। तो आपको यहाँ पे वन बाय वन ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। पहले डिवाइस में सेव करनी है, फॉर्मेट सेट करना है। फॉर्मेट से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बताया हुआ है। फिर उसके बाद आप अपलोड कर सकेंगे आसानी से। देखिए, हमें जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो हमारे बाकी सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको सेव कर लेंगे जब आप, तो आपको अपलोड कैसे करना है? आप सिंपल को आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, उस डॉक्यूमेंट का नाम डालना है, उस फाइल का नाम डालना है जिस नाम से आपके पास वो चीज़ सेव है। जैसे कि फोटोग्राफ सेव होगा तो फोटोग्राफ का नाम डाला जाएगा। हालांकि आपको याद रखना है JPG फॉर्मेट बोला गया है फोटो और साइन का। तो हम यहाँ से चूज करेंगे, उसे ओपन करेंगे। फाइनली हमारे को एक पहले प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे फोटोग्राफ का हमें प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। ये जो मैंने फोटोग्राफ अपलोड करा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ से ओके कर दूंगा तो फाइनली वो अपलोड होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, मतलब क्या है, कि वो अपलोड हो चुका है। सिंपल। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर, साइन को अपलोड करेंगे। साइन आपको पहले सेव करना है अपने, पहले उसकी फोटो इमेज क्लिक करके, उसके बाद अपने डिवाइस में सेव करके, उसके बाद जाके उसको अपलोड करना है। वो फॉर्मेट होना चाहिए जैसा कि बोला गया है। अब देखिए हमारे पास साइन का भी प्रीव्यू आ गया। ये हमने साइन के लिए ये वाली चीज को अपलोड करा है। आपको अपने साइन को अपलोड करना होगा पेपर पे, उसे करके। अब फाइनली मैं यहाँ से ओके करूंगा, साइन भी अपलोड हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं जो है बाकी की चीज़ें कौन से सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी कुछ है, अब मैं वो अपलोड करने वाला हूँ। अब सर्टिफिकेट में मैंने आपको बताया जो साइज़, वही साइज़ होना चाहिए। अब आप जब देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कुछ एक फाइल है। इसको मैं एक सर्टिफिकेट के तौर पे अपलोड कर रहा हूँ, उसके साइज़ के हिसाब से उसको एडजस्ट करके। सेम अब मैं जहाँ यहाँ से ओके करूँगा तो वो भी अपलोड हो जाएगा। अब मैं बाकी जो आपके 10th सर्टिफिकेट है, मार्कशीट जो था, उसके लिए भी मैं सेम इसी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसी को सेम डॉक्यूमेंट को अपने मार्कशीट वाले डॉक्यूमेंट में भी अपलोड कर रहा हूँ। अभी देखिए प्रीव्यू आता है आपके सामने, पहले कि आपको दिखाया जाता है कि आपने जो फाइल चूज करी है वो एक्चुअल में है कौन सी, क्योंकि ऐसा ना हो आप चूज कुछ और करें और अपलोड कुछ और हो जाए। तो इस वजह से ये चीज़ आपको दिखाई जाती है। फाइनली मैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि जहाँ रहते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट में भी मैं इसी चीज़ को अपलोड कर रहा हूँ। आपको हर एक चीज़ जो मांगी गई है उस चीज़ को ही वहाँ पर अपलोड करना है, सेम फॉर्मेट बैठा के, यानी सेम फॉर्मेट में उसे पहले लगा के। तो वन बाय वन मैंने देख सकते हैं, आप प्रीव्यू आप ले लेंगे अपलोड करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करे गए हैं आपके द्वारा, उसको एक बार प्रीव्यू लिया जाएगा, मतलब देखा जाएगा आपके द्वारा कि वो सही अपलोड हुए हैं नहीं। फाइनली मैं यहाँ से ओके करूँगा और ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है, ये जो नीचे सिक्योरिटी कोड आता है ये मुझे यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है वही चीज़ डाल देनी है मुझे। और मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आप श्योर है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो करेक्ट है, तो आपने ओके कर दिया है। अब देखिए अब आपके सामने प्रीव्यू आ चुका है फॉर्म का।
मतलब कि ये पूरा प्रीव्यू आ चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से पोस्ट, देखिए मैंने यहाँ पे क्लर्क के लिए अप्लाई किया है। आपको पता होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको पहले सिलेक्ट करना है, अलग पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरा जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट कह लीजिए, कैंडिडेट कह लीजिए, उसको ये बात ध्यान रखनी है कि वो एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले इस पर टिक कर देना है कि आपको कंफर्म करना है ये फ़ोटो आपकी ही है। फाइनली इसके बाद सारा कुछ चेक करने के बाद हम यहाँ पे आई एग्री कर देंगे। आई एग्री में ये हम बोल रहे हैं कि जो हमने सब कुछ दिया है वो सब कुछ सही है, करेक्ट है, और आप ये समझते हैं, यानी कि आई अंडरस्टैंड दैट, कि आप ये समझते हैं कि अगर कोई गलत जानकारी यहाँ पे दे दी गई होगी आपके द्वारा तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्टुपुलेटेड कर दिया जाए, मतलब कि वो रद्द कर दिया जाए, आपको फाइनली जॉब ना दी जाए, ये आप यहीं पे बता देंगे। सिग्नेचर में भी आपने बता दिया ये आपके ही सिग्नेचर है। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नेचर की फाइल जो अपलोड हुई थी ये वाली, तो मैंने बोल दिया भाई ये मेरे ही सिग्नेचर है, मैं उस पर टिक भी कर दिया है मैंने। अब यहाँ से फाइनल सबमिट में आपको क्या बोला जा रहा है कि आर यू श्योर, कोई चेंज नहीं होगा, कुछ एडिट नहीं होगा फॉर्म के अंदर। हालांकि हमें एडिट का ऑप्शन मिलता है, आगे चल के एक टाइम मिलता है फॉर्म में एडिट करने के लिए, बट वो जो टाइम रहता है आपका, वो टाइम जो होता है वो सिर्फ एक समय के लिए होता है, 2 से 4 दिन का समय होता है बस। उसमें भी आपको सिर्फ कुछ चीज़ों में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके पोस्ट सिलेक्शन हो गया या सेंटर और बाकी सारे डिटेल्स जो होते हैं उसी में चेंजेस होते हैं और किसी में चेंज नहीं होते। तो इसीलिए आपको ओके करने से पहले ये बात ध्यान रखनी है। फाइनली मेरे को यहाँ पे 800 रुपीज़ पेमेंट करने हैं। आप जानते होंगे अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं और बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपीज़ पे करने हैं। सिक्योरिटी कोड में मैं यहाँ डालूंगा 9ZKH और S। अब सबमिट पे मैंने क्लिक करा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ कृपया करके थोड़ा धैर्य रखिए, समय आपको दिया जा रहा है। उसके बाद आपको स्क्रीन पर बोला जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें यहाँ से कर सकेंगे। मैं सिंपल यहाँ से क्यूआर कोड का ऑप्शन, जैसे सपोज मान लीजिए चूज़ कर लेता हूँ मर्चेंट नेम। अब देखिए मर्चेंट नेम मतलब ये पैसे किसको जाने वाले हैं, जैसे जिस साइट पर हम ये फॉर्म भर रहे हैं जो कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, उनको जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई इनको पैसे जा रहे हैं, हम दे रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम, तो उससे लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट के पास ये पैसा जा रहा है। हालांकि एग्ज़ाम आपका लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे के डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, जॉब वहीं पर मिलेगी, उसी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रहेगी। अब मैं यहाँ से जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, मेरे को 800 रुपीज़ के लिए आ गया है कि पेमेंट करने के लिए। फाइनली अब मैं यहाँ से अपना यूपीआई आईडी डाल दूंगा। यहाँ पे जैसे आप दिख रहा होगा आपकी यूपीआई आईडी कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कुछ करेक्टर होते हैं बीच में, @ और नंबर्स, इनके हिसाब से होता है। ये आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मिल गया है, मतलब कि अब आप यहाँ से कर देंगे पेमेंट फाइनली। और पेमेंट करने के बाद ही जैसे अभी यहाँ लिखा आ रहा है फेल्ड, क्योंकि मैंने पेमेंट से पीछे हाथ ले लिया, मतलब मैंने पेमेंट नहीं करा है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से करना है, किसी भी तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी तरीके से आप पेमेंट यहाँ से कर सकेंगे। फाइनली पेमेंट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आएगा, मतलब जैसे हमने पहले देखा था फॉर्म प्रीव्यू में सारा फॉर्म देखा था, सेम वैसा ही फॉर्म दोबारा आएगा स्क्रीन पर फीस पेमेंट होने के बाद, और उस पर लिखा होगा फॉर्म मतलब फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका फाइनली। और उस पर यह भी लिखा, उसी फॉर्म के ऊपर ये भी लिखा हुआ होगा नीचे कि पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट सक्सेसफुली 800 रुपीज़ पेड, ये चीज़ लिखी आएगी फॉर्म पे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दी है। फाइनली उसका आपको प्रिंट आउट लेना है अपने डिवाइस के अंदर और उसको सेव करके रखना है, बस इतना प्रोसेस रहेगा। और फाइनली आपका जो कानून को और साथ में क्लर्क, अमीन और असिस्टेंट ऑफिसर, चारों पोस्ट पे इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है, और फाइनली जो है आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। हालांकि अगर इसमें आप मेरे से पूछें कि कौन सी पोस्ट बेटर है, तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर सबसे बेटर पोस्ट जो यहाँ पर है वो देखा जाए तो हमारा क्लर्क का है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लर्क में क्या है, क्वालिफिकेशन कम मांगा गया है। जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपका किसी भी फील्ड में साइंस, कॉमर्स, आर्ट हो या फिर बीए हो या फिर कोई दूसरे बैचलर डिग्रीज हो, बस उतना ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इंडियन होना मांगा गया है बस। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अमीन वाले पोस्ट के लिए डिप्लोमा मांगा गया है स्पेशली।
और बाकी दोनों पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस तरीके से फॉर्म भरना है और फाइनली आपको प्रिंट लेना है और पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो कर रहे हैं वीडियो को एंड, और मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।